हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल है सभी के। उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होगे। तो लास्ट क्लास से आज की क्लास में काफ़ी गैप हो गया। चलो कोई नहीं, अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ पे टॉपिक हमारा स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे टॉपिक हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में सांद्रता पद की विधियाँ हम लोगों ने पढ़ी थी और सांद्रता पद की विधियाँ में मोलरता तक हम लोग पहुँच गए थे। और मोलरता शक्ति में संबंध, मोलरता प्रतिशत सांद्रताओं में संबंध, ये सब भी हमने पढ़ लिया था। तो आज उसके आगे हम लोग बढ़ाएंगे टॉपिक, और आज उसके आगे हमें जो अगली सांद्रता पद की विधि पढ़नी है वो पढ़नी है नॉर्मलता। वो क्या पढ़नी है? नॉर्मलता। नॉर्मलता को सीखने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, और वो चीज़ें क्या है बेटा? नॉर्मलता को सीखने से पहले हमें तुल्यांकी भार के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में पता होना चाहिए? तुल्यांकी भार के बारे में। तो आइए देखते हैं किसी भी तत्व का तुल्यांकी भार निकाला कैसे जाता है। तो देखिए, किसी भी पदार्थ का तुल्यांकी भार निकालने का तरीका क्या है कि भैया उसका अणुभार बटे n गुणांक, अणुभार बटे n गुणांक, ठीक है। अणुभार जो भी है, जो भी आपका पदार्थ है, उसका अणुभार बटे कर दीजिए उसके n गुणांक से, n गुणांक से भाग दे दीजिए। अब ये n गुणांक क्या है? समस्या ये है। तो n गुणांक भाई अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होगा। जैसे अगर हम बात करें अम्ल के लिए, तो अम्ल के लिए n गुणांक क्या होता है? विस्थापनीय H+ आयनों की संख्या। कोई अम्ल जितने H+ विस्थापित कर सकता है वही उस अम्ल का n गुणांक हो जाएगा। अगर हम बात करें क्षार के लिए n गुणांक क्या होता है, तो भाई क्षार के लिए विस्थापनीय OH- आयनों की संख्या। कोई क्षार विलयन में जितने OH- आयन निकालेगा वो उसका हो जाएगा n फैक्टर। और अगर हम बात करें किसी लवण के लिए, तो किसी भी लवण में धनावेश या ऋणावेश की संख्या। भाई किसी भी लवण में जितने धनावेश होते हैं उतने ऋणावेश, क्योंकि लवण तो उदासीन होता है। तो चाहे आप धनावेश की संख्या ले लीजिए, चाहे आप ऋणावेश की संख्या ले लीजिए, ये कहानी। तो फार्मूला क्या है? अणुभार बटे n गुणांक। अम्ल है तो H+ की संख्या, क्षार है तो OH- की संख्या, और अगर लवण है तो धनावेश या ऋणावेश की संख्या। चल आइए क्वेश्चन करते हैं तो बेहतर समझ में आएगा। फार्मूला तो आपने जान लिया। जैसे अगर हम अम्ल के लिए निकालें, किसके लिए निकालें बेटा? अम्ल के लिए। तो अम्ल के लिए क्या हो जाएगा? देखो, जैसे मान लीजिए हम HCl के लिए निकाल रहे हैं। किसके लिए निकाल रहे हैं? HCl के लिए। तो अगर हम HCl के लिए निकाल रहे हैं तो HCl के लिए क्या कहानी होगी? ध्यान से समझिएगा। HCl का सबसे पहले तो भाई निकालना पड़ेगा अणुभार। HCl का क्या निकालना पड़ेगा? अणुभार। एक हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, टोटल कितना हो गया? 36.5। ये अणुभार होगा। कुछ तत्वों के परमाणु भार हम यहाँ लिख दे रहे हैं जो आपको काम आएंगे, आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं याद है तो आपके लिए काम करेगा। मैग्नीशियम है ना, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम है ना, आयरन, कॉपर, जिंक। तो इनका आप याद रखिए, काम आपको आता रहेगा। फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, पोटेशियम का 39, कैल्शियम का 40, आयरन का 56, कॉपर का 63.5, इसका 65, सिल्वर का 108, गोल्ड का 197, मरकरी का 200, ब्रोमीन का 80, आयोडीन का 127। तो ये कुछ तत्वों के क्या लिख दिए हमने? परमाणु भार। इनको याद रखिएगा, इनकी सहायता से हम अणुभार निकाल सकते हैं। जैसे एक हाइड्रोजन का 1 है और क्लोरीन का 35.5 जोड़ दिया, टोटल 36.5 है। अब तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा HCl का? तुल्यांकी भार हो जाएगा इसका अणुभार बटे ये विलयन में कितने H+ छोड़ेगा, एक ही तो छोड़ेगा, तो इसका n फैक्टर हो गया। जितने H+ निकाल रहा है ना, H+ की संख्या ये क्या है? n फैक्टर। तो n फैक्टर हो गया। तो क्या हो जाएगा इसका? तुल्यांकी भार भी 36.5 हो जाएगा। ठीक, ये कहानी। फिर दूसरा, जैसे और एग्जांपल देखें H2SO4 के लिए। तो भाई अगर आप H2SO4 देखते हो तो H2SO4 जो होगा वो ब्रेक होगा 2H+ एंड SO4 2-। तो यहाँ पे जो आपका ब्रेक हुआ इस फॉर्म में, इसके लिए अगर आप देखो तो n फैक्टर 2 है, तो अणुभार निकालो। एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 का 2, एक सल्फर का 32, एक ऑक्सीजन 16 16 चौके 64, टोटल कितना आ गया बेटा? 98।
तो तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा 98 बटे 2, टोटल कितना 49। ये हो गया इसका तुल्यांकी भार, 49 हो गया इसका तुल्यांकी भार। तो कोई भी तत्व जो है उसका एन फैक्टर कोई भी पदार्थ उसका एन फैक्टर क्या है, अगर अम्ल है तो वो कितने H प्लस निकाल रहा है। जैसे और एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए आपने लिया H3PO4, चलिए विलयन के अंदर ये 3 H प्लस छोड़ देगा, अणुभार निकालिए, एक हाइड्रोजन 1 तो 3 का 3, एक फास्फोरस का 31 वो नीचे लिखा हुआ है, एक ऑक्सीजन 16 तो 16 चौके 64, टोटल कितना आ गया 98। तो भाई तुल्यांकी भार कितना हो गया 98 बटे इन फैक्टर कितना है, जितने H प्लस निकाल रहा है, कितने H प्लस निकाला 3, तो टोटल कितना हो गया 32.67, इस तरह से। और देखिए H3PO3, इसके पास है तो 3 हाइड्रोजन, लेकिन विलयन में कितने निकालेगा भैया, विलयन में केवल 2 ही निकालेगा, तो इसका एन फैक्टर 2 होगा। ऐसा क्यों होता है अभी बात करते हैं, पहले अणुभार निकाल लो। 3 + 31 + 16 = 48, टोटल आ गया 82। तो भाई इसका तुल्यांकी भार 82 और बटे एन फैक्टर कितना 2, 41। इसी तरह एक और है H3PO2, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन, लेकिन विलयन के अंदर छोड़ेगा केवल कितना 1। तो भाई तुल्यांकी इसका अणुभार निकालेंगे, 3 + 31 + 16 दूनी 32, टोटल क्या आ गया 66। तो तुल्यांकी भार 66 बटे एन फैक्टर 1, टोटल आ गया 86। तो अगर आप देखेंगे तो किसी भी तत्व का अणुभार बटे उसका क्या एन फैक्टर यही होता है। अब मान लीजिए इसकी क्यों इसने जो है एक ही 2 H प्लस दिए, इसके संरचना के कारण। ये है H3PO3 की संरचना, इसमें एक हाइड्रोजन डायरेक्ट केंद्रीय परमाणु फास्फोरस से जुड़ा है, जिस कारण ये हाइड्रोजन इसको छोड़ेगा नहीं, बाकी ये 2 साइड वाले हाइड्रोजन छोड़ देंगे, तो H प्लस है। इसमें क्या है 2 हाइड्रोजन डायरेक्ट केंद्रीय परमाणु से जुड़ा है, ये देखो, तो ये दोनों इसको छोड़ेंगे नहीं, ये छोड़ देगा, H एन फैक्टर 1 हो जाएगा। तो केंद्रीय परमाणु जो है उससे जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा वो नहीं छूटेगा, बाकी निकल जाएंगे। ये कहानी थी, इसलिए ये 2 निकाला, ये 1 निकाला। बात समझ में आ गई होगी। नोट करो तो फिर क्षार के लिए देखें, फिर लवण के लिए देखें, फिर अपनी नॉर्मलता पढ़ते हैं, है ना। ये तो बहुत ही बेसिक सी कहानियाँ हो गई। चलिए तो आप नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग बात करते हैं क्षार के लिए। तो अगर आपसे कहता है क्षार का तुल्यांकी भार निकालिए, तो चलिए जैसे मान लीजिए क्षार हमारे पास NaOH, सोडियम का 40 सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल आएगा 40। तो तुल्यांकी भार NaOH का क्या हो जाएगा, अणुभार है 40 बटे इसका OH 1, OH माइनस की संख्या कितनी 1, तो ये 40 हो गया। CaOH होल ट्वाइस, भैया अणुभार कैल्शियम का परमाणु भार 40, एक OH 16 1 17, 17 दूनी 34, टोटल क्या आ गया 74। तो तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा, अणुभार बटे कितने एन फैक्टर 2, 37। इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 37, ये कहानी हो जाएगी। फिर जैसे AlOH होल थ्राइस, इसकी बात करें, एल्यूमिनियम 27, एक OH का 17, 17 × 51, टोटल हो गया 78। तुल्यांकी भार 78 बटे OH की संख्या कितनी 3, कितनी हो जाएगी 26। ये कहानी समझ में आ रही बात। तो क्षार का मतलब भैया क्षार विलयन में जितने OH माइनस छोड़ेगा वो उसका एन फैक्टर हो जाएगा। क्षार विलयन के अंदर जितने OH माइनस छोड़ेगा वो उसका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा। ये कहानी होती है। चलिए तो क्षार का आपने देख लिया, आइए कुछ लवण का देख लेते हैं और फिर नॉर्मलता पर चलते हैं। अगर हम बात करें लवण के लिए, तो लवण के लिए क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा। जैसे NaCl, तो पहले इसका अणुभार सोडियम का 23 प्लस क्लोरीन का 35.5, टोटल कितना आ गया 58.5। तो तुल्यांकी भार 58.5 बटे Na प्लस Cl माइनस। इसके अंदर एक ही प्लस है एक ही माइनस भी है, तो चाहे प्लस चाहे माइनस डिवाइड कर दो, ये आ गया इसका तुल्यांकी भार। समझ में आ गई बात। चलिए जैसे CaCl2, भाई ये टूटेगा क्या बनाएगा Ca2 प्लस N2Cl माइनस। अणुभार 40
एक क्लोरीन 35.5, 2 क्लोरीन है 71, टोटल आ जाए 111। तो तुल्यांकी भार 111 बटे एन फैक्टर कितना 2, टोटल आ जाएगा 55.5। ये इसका हो जाएगा तुल्यांकी। तो इतनी बात सभी लोग समझ गए होंगे कि भाई करना क्या है। अम्ल है तो H+, क्षार है OH-, और लवण है तो धनावेश या ऋणावेश की संख्या से भाग देना होता है। किसको? अणुभार को। तब क्या आता है? तुल्यांकी भार। बस यही कहानी है। ठीक है, तो इसको नोट करिए। फिर हम लोग जो है अब चलते हैं, इनका यूज किस लिए हमने देखा, इसको किस लिए देखा, क्योंकि हमें नॉर्मलता पढ़ना था। तो इसको नोट कर लीजिए। तो फिर नॉर्मलता जो है हम लोग पढ़ते हैं, नॉर्मलता की कहानी सीखते हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं कि भाई नॉर्मलता हमारी है क्या। ये जो नॉर्मलिटी है, अरे जो नॉर्मलिटी है ये है क्या, है ना। तो देखो, जैसे अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि विलयन के 1 लीटर में जितने मोल्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मोलैरिटी। उसे क्या बोलते हैं? मोलैरिटी। विलयन के 1 लीटर में जितने मोल होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मोलरता बोलते हैं। उसी तरह विलयन के 1 लीटर में जितने ग्राम तुल्यांक होते हैं, क्या होते हैं बेटा? ग्राम तुल्यांक, उसे हम नॉर्मलता बोलते हैं। तो क्या होता है, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। क्या कहलाएगी बेटा? नॉर्मलता कहलाती है। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम क्या बोलते हैं बेटा? नॉर्मलता। और इसे कैपिटल N से दर्शाते हैं। इसे कैपिटल N से दर्शाते, किसे दर्शाएंगे? कैपिटल N से। नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या है? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होती है बेटा? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन। ये नॉर्मलता का फॉर्मूला है, बटे विलयन का आयतन, जो कि किस में होता है? लीटर में। जो कि किस में होगा बेटा? लीटर में। अब बात ये आती है कि ये जो विलेय के ग्राम तुल्यांक है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती क्या है? तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकाली जाती है? तो ध्यान दीजिएगा, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकाली जाती है बेटा ग्राम भार, मतलब दिया गया भार, बटे तुल्यांकी भार। जैसे मोल कैसे निकालते थे? मोल निकालते थे ग्राम भार बटे अणु भार। वैसे ग्राम तुल्यांक कैसे निकालते हैं? ग्राम भार बटे तुल्यांकी भार। ग्राम तुल्यांक का मतलब क्या है? ग्राम भार बटे तुल्यांकी भार। तो नॉर्मलता हो गया कैपिटल N, ग्राम तुल्यांक हो गया W/E बटे कैपिटल V। तो कैपिटल N इज इक्वल टू W/E इंटू V। ये आपका क्या हो गया बेटा? ये आपका हो गया नॉर्मलता का सूत्र। अब V जो है अगर लीटर में है तो ये सही है, और अगर V जो है वो मिलीलीटर में हो जाए तो मिलीलीटर में होने पर फॉर्मूला क्या हो जाता है? ये V। अगर भाई V ml में है तो फार्मूला कुछ इस तरह से, V अगर मिलीलीटर में है तो फार्मूला कुछ इस तरह से। और अगर मात्रक की बात की जाए तो मात्रक भैया ऊपर क्या है? ऊपर है ग्राम तुल्यांक, और नीचे क्या है? लीटर। ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, या शॉर्ट में इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोल देते हैं हम लोग प्यार से नॉर्मल। ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, या इसी को शॉर्ट में प्यार से क्या बोल देते हैं बेटा? नॉर्मल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? नॉर्मल बोल देते हैं। ठीक है, तो ये कहानी है नॉर्मलता की। ठीक, तो इसको नोट करिए। फिर हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को लेकर आगे चलते हैं। नोट करिए जल्दी से भाई, तुरंत।
तो चलिए ये तो बात हो गई बेटा नॉर्मलता है क्या, है ना। चलिए अब हम लोग बातें करते हैं नॉर्मल विलयन की। किसकी बात करेंगे? नॉर्मल विलयन की, कि ये नॉर्मल विलयन क्या है, ये नॉर्मल सॉल्यूशन है क्या। तो सिंपल सी कहानी, ऐसा विलयन जिसके 1 लीटर आयतन में विलेय के, किसके बेटा? विलेय के 1 ग्राम तुल्यांक घुले होते हैं। विलेय के 1 ग्राम तुल्यांक घुले होते हैं, वो क्या कहलाता है? नॉर्मल विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? नॉर्मल विलयन कहलाता है। ठीक, ऐसा विलयन जिसके 1 लीटर आयतन में, आइए करके देखते हैं। जैसे नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या है? W/E × V। अब हमने कह दिया कि यदि भैया विलयन जो है उसमें ग्राम तुल्यांकों की संख्या कितनी? 1, और विलयन का आयतन भी कितना? 1 लीटर। तो अगर भाई 1 लीटर आयतन में 1 ग्राम तुल्यांक घुल जाए तो नॉर्मलता कितनी आ जाएगी? 1 नॉर्मल। विलयन का आयतन भी 1 लीटर है, विलेय के ग्राम तुल्यांक भी 1 हैं, तो अगर वो नॉर्मलता के फॉर्मूले में ग्राम तुल्यांक भी 1, आयतन भी 1, तो नॉर्मलता कितनी आ गई? 1 नॉर्मल। तो वही कहानी तो हो गई कि ऐसा विलयन जिसके 1 लीटर आयतन में विलेय के 1 ग्राम तुल्यांक घुले हैं, उसी को क्या बोलते हैं? नॉर्मल विलयन। उसे क्या बोलते हैं बेटा? नॉर्मल विलयन। और इसकी कहानी आप पहले से ही जानते हो, वही वाली मोलर विलयन में भी बताया था हमने कि अगर आपसे क्वेश्चन कहता है केवल नॉर्मल विलयन, क्या कहता है? नॉर्मल विलयन। तो नॉर्मल विलयन का मतलब क्या होता है कि भैया उसकी नॉर्मलता है 1n। अगर क्वेश्चन ने आपसे गलती से कह दिया सेमी नॉर्मल विलयन, क्या कह दिया? सेमी नॉर्मल विलयन, तो सेमी नॉर्मल विलयन का मतलब होता है बेटा उसकी नॉर्मलता 1/2n, मतलब 0.5n। इसी तरह क्वेश्चन ने अगर आपसे कह दिया पेंटी नॉर्मल विलयन है, तो पेंटी नॉर्मल विलयन का मतलब नॉर्मलता हो गई 1/5, मतलब 0.2n। अगर आपसे कह दिया डेसी नॉर्मल, तो डेसी का मतलब होता है बेटा 1/10, मतलब नॉर्मलता हो गई 0.1। अगर आपसे सेंटी कह दिया तो सेंटी का मतलब हो गया 1/100, मतलब 0.01। और अगर आपसे मिली कह दिया तो मिली कह दिया तो 1/1000, मतलब 0.001 है ना। इसी तरह से 2 और टर्म कह सकता है, पेंटा और डेका। पेंटा नॉर्मल विलयन का मतलब क्या होता है कि जिसकी नॉर्मलता कितनी हो? 5। और डेका नॉर्मल विलयन का मतलब क्या होता है बेटा? डेका नॉर्मल विलयन का मतलब होता है जिसकी नॉर्मलता होती है 10। तो ये कहानी आपको ध्यान रखनी है। बात समझ में आ गई? तो नॉर्मल विलयन का मतलब एक ऐसा विलयन जिसके 1 लीटर आयतन में विलेय के 1 ग्राम तुल्यांक घुले होते हैं, वो हमारा क्या है? नॉर्मल विलयन। और नॉर्मल विलयन की कहानी ये सारी लिखी है। सेमी नॉर्मल है तो 1/2, डेसी है तो 1/10, पेंटी है तो 1/5, मिली है तो 1/1000, डेका है तो 10, पेंटा है तो 5। ये इसकी क्या होती है? कहानी होती है। तो इसको बेटा आप जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग जो है आगे देखते हैं। तो ये नॉर्मलता की सारी कहानी हो गई। अब चलिए नॉर्मलता के क्वेश्चन कर लिया जाए, है ना भाई। फॉर्मूले जान गए, सारी चीज़ें जान गए, अब नॉर्मलता के क्वेश्चन किए जाए। चलिए भाई, तो आइए देखते हैं नॉर्मलता के प्रश्न। ये सब तो नॉर्मलता की कहानी लिखी है, क्या आता है अभी संबंध वगैरह सब देखेंगे। पहले क्वेश्चन, तो नॉर्मलता का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा 3.65 ग्राम 400 ml HCl विलयन की नॉर्मलता बताइए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए बेटा देखा जाए। तो देखा जाए इसका।
चलिए, तो अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो चलिए देखते हैं इसका हल। तो सबसे पहले 3.65 ग्राम, ग्राम भार दिया है 3.65 ग्राम, 400 ml आयतन दिया है, विलयन का आयतन दिया 400 ml, पदार्थ दिया HCl, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, क्लोरीन का परमाणु भार 35.5, टोटल आ गया 36.5। तो इनका तुल्यांकी भार 36.5 बटे इसका n फैक्टर 1, टोटल क्या आ गया 36.5। तो E का मान आ गया 36.5। अब आप निकाल लीजिए नॉर्मलता का फॉर्मूला लगाइए, W इंटू 1000 बाई E इंटू वी। W कितना, W है आपका 3.65 गुणे 1000 बटे E कितना 36.5 गुणे 400, 1 0 2 0 ये कट गया, 3.65 से 10 बार चला जाएगा, 1 0 1 0 फिर कट जाएगा, 1/4 आ गया, जिसका मतलब होता है 0.25 नॉर्मल। कितना आ जाएगा 0.25 नॉर्मल, ये आ जाएगी इस विलयन की नॉर्मल। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है, बस आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन से पहचानना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है। जैसे क्वेश्चन में क्या दिया था भाई, ग्राम भार दिया था, आयतन दिया था, नॉर्मलता पूछा था, तो वे W दिया, V दिया और पदार्थ दिया। तो पदार्थ दिया, तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। जैसे ही हमने तुल्यांकी भार निकाला, फार्मूला हमें पता ही था भाई, ये फार्मूला हमने क्या किया, अप्लाई किया, और फार्मूला अप्लाई करते ही क्या हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, ये कहानी होती है। तो नोट कर लीजिए इसको, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बड़ा लल्लू सा छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है, क्या कह रहा है भैया, कह लेने दो। कह रहा है कि H3PO4 के विलयन की सांद्रता इतने प्रतिशत W/V है, तो इस विलयन की नॉर्मलता बताइए। अरे वाह, क्या क्वेश्चन है, बहुत ही हल्का, बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन। चलिए ध्यान से समझिए, हल देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। H3PO4 के विलयन की सांद्रता दी है कितनी, 49%, वो भी कैसी, W/V। तो 49% W/V मतलब विलेय का द्रव्यमान, स्मॉल w कितना हो गया 49 ग्राम, है ना। लिख लीजिए, विधिवत लिखना है तो, कि विलेय का द्रव्यमान जो है वो कितना है बेटा, विलेय का द्रव्यमान है 49 ग्राम। विलयन का आयतन भाई 49% का मतलब क्या होता है कि 100 ml में 49 ग्राम घुला है, तो विलयन का आयतन कितना हो गया 100 ml। भाई 49% का मतलब क्या, 100 ml में 49 ग्राम घुला था, तो विलयन 100 ml, विलेय 49। पदार्थ कौन सा है, पदार्थ है H3PO4। तो अणुभार निकालिए, 3 + 31 + 16 × 4 = 64, टोटल आ गया 98। तो इनका तुल्यांकी भार 98 बटे ये कितने H+ निकाल सकता है 3, तो ये हो गया इसका तुल्यांकी भार। बस करना ही क्या है, फार्मूला लगा देना है। क्या फार्मूला है, फार्मूला है नॉर्मलता का, N = W इंटू 1000 बाई E इंटू V। W कितना है, W आपका 49 गुणे 1000, 98 बटे 3 गुणे 100, 49 दूनी 98, 2 0 ये कट गया, 2 से इसको काट दिया 5 आ गया, 3 ऊपर चला गया, 5 दिया 15 हो गया। कितना आ गया बेटा 15 नॉर्मल। यही क्या आ गई, नॉर्मलता का मान। यही क्या आ गया बेटा, नॉर्मलता का मान 15 नॉर्मल। ठीक है, अब एक तरीका तो ये है जो फॉर्मूला लगाया कि भाई 49% का मतलब क्या होता है, 49% का मतलब होता है कि 100 ml में 49 ग्राम घुला है, तो 100 ml ये हो गया, 49 ये हो गया। तुल्यांकी भार निकालना पता है, बचपन से ही हम लोग सीख चुके हैं पहले। तो नॉर्मलता फार्मूला लगा के सारी वैल्यू रख दी, कैंसिल होकर आंसर आ गया 15 नॉर्मल। ये तो हमने जो है विधिवत तरीके से लगाया। अब इसका कोई शॉर्ट तरीका भी है सर, जिससे हम मान लीजिए हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तुरंत कर सकें। तो इसके लिए संबंध जान लो, आ जाओ इसको नोट कर लेना, फिर संबंध जान लो। किसमें संबंध भाई, संबंध जान लेते हैं नॉर्मलता व द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत सांद्रता में संबंध।
द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत सांद्रता में संबंध। तो भाई द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत सांद्रता का मतलब क्या है कि विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणे 100। और नॉर्मलता क्या है, नॉर्मलता है W इंटू 1000 बाई E इंटू V। इसको आप क्या लिख सकते हो, W इंटू 100 बाई V इंटू 10 बाई 100 गुणे 10 1000। तो नॉर्मलता क्या हो जाएगी, नॉर्मलता हो जाएगी, देखो इसको लिख सकते हैं W बाई V परसेंट। तो W बाई V परसेंट इंटू 10 बाई E, यही आपका क्या हो गया फॉर्मूला किसका, नॉर्मलता का, सॉरी नॉर्मलता और उसमें संबंध का, नॉर्मलता और द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत सांद्रता में संबंध का। किसमें आ गया बेटा, नॉर्मलता और द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत सांद्रता में संबंध का, ये क्या आ गया फॉर्मूला। समझ में आई बात, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। ये संबंध हो गया। इसमें एक संबंध और भी हम देख सकते हैं, इसको नोट करते रहिए तब तक, इधर एक संबंध और देख लेते हैं। किसमें संबंध देखेंगे, अब संबंध हम लोग देखेंगे नॉर्मलता और W बाई W प्रतिशत सांद्रता। तो W बाई W में क्या है, यहाँ भी W, यहाँ भी W। और आपको पता है, क्या पता है कि आप ये देख सकते हो बेटा कि जो V होता है, V को W में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो आपको पता है, अगर आप देखें तो विलयन का जो घनत्व होता है वो होता है विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन, विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। तो विलयन का द्रव्यमान का फार्मूला क्या हो जाएगा, विलयन का द्रव्यमान हो जाएगा आयतन का फार्मूला, आयतन इधर घनत्व नीचे, द्रव्यमान बटे घनत्व। तो क्या यहाँ आप रख सकते हैं नॉर्मलता में, बिल्कुल, W इंटू 1000 बाई E इंटू कैपिटल W बाई D। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, W इंटू 100, इसको लिख सकते हैं W इंटू 100 बाई कैपिटल W इंटू आपका 10 गुणे D बटे E। इसी को तो द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। तो नॉर्मलता क्या हो गई, नॉर्मलता हो गई W बाई W परसेंटेज गुणे 10 इंटू D अपॉन E, ये हो गई। समझ में आई कहानी, ये नोट कर लीजिए इसको। ठीक, ये कहानी। तो ये द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत सांद्रता से और नॉर्मलता का संबंध, ये द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता, मतलब सीधे से कह दो द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता और नॉर्मलता का संबंध। अब इस संबंध से क्वेश्चन करोगे, देखो कितना आसान, आओ करके देखते हैं। ठीक है, दोनों संबंध नोट कर लीजिए, फिर आइए करके देखा जाए। दोनों संबंध याद रखने हैं आपको। इसी क्वेश्चन को संबंध से सॉल्व करें। तो संबंध से सॉल्व करें तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। देखिए, नॉर्मलता और W बाई V परसेंटेज सांद्रता में संबंध ये था, W बाई V इंटू 10 अपॉन E, यही था। तो W बाई V दिया 49 गुणे 10 और E कितना निकाला था आपने, 98 बटे 3। 49 दूनी 98, 2 से ये काटा कितना 5, और 5 ये 3 से गुणा हो जाएगा, कितना आ गया 15 नॉर्मल, अभी भी तो वही है। तो संबंध याद रहेगा तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको संबंध याद है, तो क्वेश्चन जो है आपका वो तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया, कुछ समस्या ही नहीं आएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बात समझ में आ रही है? तो अगर संबंध आ गया तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्वेश्चन को हल करने में कोई समस्या है ही नहीं। ठीक, चलो फिर अपन लोग बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि NaOH के डेसी नॉर्मल विलयन के 500 मिलीलीटर बनाने के लिए
इसके कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी, आइए देखा जाए भाई। NaOH के डेसी नॉर्मल विलेन, तो पहले जो जो दिया वो लिख लो। डेसी नॉर्मल को 1/10 हो गई नॉर्मलता ही। 500 मिलीलीटर मतलब आयतन हो गया 500 मिलीलीटर। आयतन कितना हो गया 500 मिलीलीटर। और NaOH पदार्थ क्या है, NaOH तो 23 + 16 + 1 = 40। और इसका तुल्यांकी बार एक ही OH बटे 1, तो ये क्या आ गया 40 आ गया। यही हो जाएगा ना। तो आपका नॉर्मलता का फार्मूला लगाइए, नॉर्मलता इंटू W इंटू 1000/E इंटू V। ये 1/10, ये कितना है निकालना, यही तो निकालना है ना, बटे 40 गुणे 500। 2 बार में 1 0 1 0 कट गया, 2 दूनी 4। W आ गया 2 ग्राम। W कितना आ गया बेटा 2 ग्राम। तो ये कहानी हो गई, W का मान आ गया। तो 500 मिलीलीटर बनाने के लिए W मतलब NaOH के 2 ग्राम चाहिए। कितने ग्राम चाहिए बेटा 2 ग्राम चाहिए। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। समझ में आ गई होगी बात आपको, है ना। तो नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे देखा जाए। चलिए फिर बेटा अगला क्वेश्चन जो आपके पास है, कह रहा है HNO3 के 3 मोलर विलयन की नॉर्मलता बताइए। चलिए तो मोलरता और नॉर्मलता में संबंध, अब क्या पता होना चाहिए, मोलरता व नॉर्मलता में संबंध। मोलरता व नॉर्मलता में संबंध, बहुत प्यारा संबंध है दोनों के बीच। आओ देखते हैं भाई। मोलरता जो है वो क्या है, M = W/M × V। तो यहां से अगर M × V देखा जाए तो M × V का मान आ जाएगा W/M, यही होगा। नॉर्मलता देखिए, N = W/E × V। तो N × E = W/V। उल्टा कर दिया क्या, बिल्कुल। V इधर रहने दो, M इधर कर दो, ठीक है। M × m = W/V। ये भी W/V, ये भी W/V, दोनों सेम विलयन का है। किसका है, दोनों सेम विलयन का है। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, मतलब N × E बराबर होगा कैपिटल M × स्मॉल m के। और तुल्यांकी भार क्या होता है, मोलर भार बटे n फैक्टर M × M। M से M कटा, N बराबर आ गया मोलरता गुणे n फैक्टर। तो यही नॉर्मलता का संबंध है मोलरता से, कि नॉर्मलता बराबर होता है बेटा मोलरता गुणे n गुणांक। नॉर्मलता क्या होती है, मोलरता गुणे n गुणांक, यही संबंध होता है। यही क्या होता है, संबंध होता है, बस। तो मोलरता गुणे n गुणांक ही किसके बराबर होता है, नॉर्मलता के। ये संबंध आपको याद रखना है, ठीक। चलिए तो अब संबंध पता चल गया तो क्वेश्चन लगाते हैं। आइए क्वेश्चन कह रहा है HNO3 के 3 मोलरता दी है 3, विलयन का नॉर्मलता बताइए बेटा। HNO3 कितना H+ निकालेंगे, n, 1, तो n फैक्टर हो गया 1। नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता गुणे n फैक्टर। मोलरता 3, n फैक्टर 1, कितना आ जाएगा 3 नॉर्मल। कितना आ जाएगा 3 नॉर्मल। ये कहानी हो गई, समझ में आए बात। तो HNO3 के 3 मोलर विलयन की नॉर्मलता जो है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी 3 नॉर्मल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से रहेगा। कह रहा है 2 मोलर H2SO4 की नॉर्मलता। तो ये क्वेश्चन तो अब आपके लिए हलवा है भैया। मोलरता 2, नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता गुणे n फैक्टर। मोलरता 2, n फैक्टर भी 2, टोटल 4 नॉर्मल आ गया। आंसर है, उठा के फेंक दी क्वेश्चन, हटो भाई साइड में, आंसर आ गया। समझ में आ गई बात। इस तरह से कहानी, मोलरता गुणे n फैक्टर, बस ये याद रखना। चलिए
अब ये कह रहा है 50 ग्राम प्रति लीटर NaOH विलयन की नॉर्मलता। तो भाई देखो बहुत सिंपल सा है, 50 ग्राम प्रति लीटर मतलब 50 ग्राम उपस्थित है विलयन के 1 लीटर में। और अभी अभी आपने NaOH का तुल्यांक की बार पीछे क्वेश्चन में निकाला था, 40 आया था। तो नॉर्मलता बराबर W/E इंटू V, क्योंकि लीटर में तो W कितना 50 ये कितना 40 ये कितना 1 कितना हो जाएगा 1.25 नॉर्मल, यही आंसर। या फिर अगर आप इसको देखो तो ये क्या है, शक्ति दी है। क्या दी है? शक्ति दी है। क्या दी बेटा? शक्ति दी है। शक्ति दी है तो शक्ति और नॉर्मलता में संबंध बना लो। किस में बना लो बेटा? शक्ति और नॉर्मलता में संबंध। शक्ति व नॉर्मलता में संबंध। तो शक्ति और नॉर्मलता में क्या संबंध होगा, ध्यान देखो। शक्ति बराबर क्या होता है, S बराबर W/V लीटर में। और नॉर्मलता क्या होती है, N इज इक्वल टू W/V इंटू E। N बराबर W/V की जगह क्या रख देंगे, S/E। बस यही हो गया, मतलब S इज इक्वल टू हो गया N इंटू E। शक्ति बराबर क्या हो गया, नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार। यही तो फॉर्मूला हो गया ना। तो अगर इस संबंध से करो तो भी पिछला वाला क्वेश्चन हो जाएगा, N इज इक्वल टू S/E से। देखो अगर हम इस संबंध करें N इज इक्वल टू S/E तो S कितना दिया था 50 और E कितना है 40, कितना आ जाएगा 1.25, तब भी यही आएगा। तो संबंध जो हमने बताया, संबंध आपको क्या करने हैं बेटा, ध्यान से याद रखने हैं। जो भी संबंध हमने बताया, चाहे द्रव्यमान प्रतिशत का, चाहे आयतन प्रतिशत का, चाहे शक्ति का, चाहे मोलरता का, इन सब का नॉर्मलता के साथ संबंध आप याद रखिए। कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप देने गए, भाई मेन टारगेट देखो, बोर्ड वगैरह तो निकल ही जाएगा, मेन टारगेट अपना क्या है, जेई। अपन लोग किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं, जेई नीट के लिए। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अप्रोच क्या होना चाहिए, हमें छोटे तरीके पता होना चाहिए, तुरंत 10 सेकंड में आंसर आए, 10 सेकंड भी ना लगे, देखते ना आंसर आ जाए। तो ये चीज़ें हमें समझनी है कि क्या करना रहता है, ठीक है। बाकी यहाँ से नॉर्मलता की कहानी और नॉर्मलता के सारे संबंधों की कहानी क्या हो जाती है, समाप्त। तो आज का लेक्चर भी यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर इसके बाद हम लोग मोललता के साथ मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो नया टॉपिक हमारा जो होगा नेक्स्ट क्लास का, वो क्या होगा, मोललता। तो हम लोग मोललता के साथ अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।